नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं के भूगोल का दूसरा अध्याय। भूगोल का दूसरा अध्याय बच्चा क्या दे रखा है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, इससे पहले जो आप लोग का पहला अध्याय एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ा रखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा। और हाँ, आप लोग का इतिहास जो है ना एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ा है और सभी अध्याय के पाठ का प्रश्न उत्तर भी करवा रखे हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और ये जो अध्याय है ना बहुत आसान है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। बहुत सारे बच्चे भूगोल वगैरह पढ़ना नहीं चाहता, उनको लगता है कि भैया भूगोल जो है ना बोरिंग सब्जेक्ट है। नहीं है मेरे भाई, बस आप इस वीडियो को देखो, 110% आप लोग को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो मतलब इस अध्याय में हम लोग को किस चीज के बारे में जानना है, वन के बारे में जानना है। वन के बारे में मतलब कि जंगल, जंगल समझते हैं ना, जंगल समझते हैं ना। वन एवं वन्य प्राणी, वन प्राणी मतलब कौन, वन्य जीव मतलब कौन, वन्य जीव में कौन रहते हैं, मतलब जो जंगल में जीव रहते हैं। कौन रहते हैं भाई, हो गया आपका हिरन हो गया हिरन हो गया, आपका शेर हो गया, शेर हो गया, बहुत सारे जीव जानवर रहते हैं कि नहीं। हाथी हो गया आपका, ठीक है, हाथी हो गया, हाथी मेरे साथी है कि नहीं। तो वन में रहने वाले वन प्राणी को वन्य जीव कहते हैं, कोई दिक्कत। और वन क्या हो गया, छोटे छोटे पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे जो है वो सब क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, वन मतलब एक वो पौधा लगा दीजिए तो वो वन नहीं हुआ। ठीक है, जहां पे बहुत सारा सिर्फ पेड़ पौधा ही दिखाई पड़ रहा है तो वो क्या हो गया, आपका वन हो गया, है कि नहीं। और वन में ही वन प्राणी रहते हैं, है कि नहीं। जानवर कहाँ रहता है, वन में ही रहता है कि नहीं। कुछ जानवर होते हैं जो पालतू जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गया, गाय पालतू जानवर हो गया, भैंस हो गया पालतू जानवर हो गया। बहुत सारे ऐसे जानवर है जिसे हम लोग पालते हैं, वो क्या हो गया, पालतू जानवर हो गया। ओके, तो यही सब इस अध्याय में हम लोग समझेंगे और एकदम बेहतर तरीका से आप लोग को समझाएंगे। आइए सबसे पहले समझिए जैव विविधता क्या होता है। तो बच्चा मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ा रखा है। देखो देखो, ये मच्छर इतना बदमाशी करता, मुंह नजदीक आके हूं कर रहा है भाई, पढ़ा रहे हैं भाई, क्या है इसे डिस्टर्ब कर रहा है। अलग ही इसका, इन लोग का अलग ही स्वैग रहता है। अगर रात में सो जाओ तो काट नहीं पा रहा, अगर मच्छरदानी लगा के सोए हो, नेट लगा के, अगर वो काट नहीं पाएगा ना तो आके डिस्टर्ब करेगा, कान के बगल में कहेगा करते रहेगा। अलग ही यार, जब इनको एक थप्पड़ देंगे तो बचेगा नहीं, है कि नहीं जी। तो जैव, जैव का मतलब हो गया जीवन, जिसमें जीव हो उसे जैव कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात समझो। तो पेड़ पौधा में जीव रहता है कि नहीं भाई, रहता ही है। वन्य जीव जो है उनमें जीव रहता है कि नहीं रहता, जानवर में जीव रहता है कि नहीं रहता है ही, रहता है। नहीं रहता मतलब आप इस बात को उल्टा मत समझ लीजिएगा, जितने भी जानवर हैं सब में जीव होते हैं। ठीक है, चलो। तो जैव विविधता का मतलब, विविधता का मतलब क्या हो गया, प्रकार, अलग अलग विभिन्न तरह से। ठीक है, विभिन्न प्रकार के, जैसे जैव विविधता मतलब जैव का जो है अलग अलग प्रकार है, विभिन्न प्रकार के हैं। ओके, तो आइए, जैव विविधता का अर्थ होता है आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए परस्पर निर्भर पादपों और जंतुओं की विविध प्रकार। ठीक है, पादप मतलब क्या हो गया बच्चा, पादप मतलब हो गया क्या, पौधा। क्या हो गया, पेड़ पौधा जो हो गया, क्या हो गया, पादप हो गया। जंतु मतलब क्या हो गया, जानवर हो गया, क्या हो गया, जंगली जानवर हो गया। ठीक है, इन्हीं सब के प्रकार को जैव विविधता कहते हैं। और ये जो है जानवर वगैरह कहाँ रहेगा, जंगल में ही रहता है, रिलेट कर रहा है ना भाई, कहाँ रहेगा, जहां वन होगा वहां पे वन प्राणी भी निवास करेगा, है कि नहीं। तो जैव विविधता में, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, आपस में घनिष्ठ, एक दूसरे से जुड़े। घनिष्ठ का मतलब क्या होता, एक दूसरे से जुड़े हुए तथा परस्पर निर्भर पादपों और जंतुओं के विविध प्रकार। ठीक है, यहां पे देख लो, तितली हो गया, बाघ हो गया, हिरन हो गया, बरसिंगा हो गया, ये चिड़िया हो गया, है कि नहीं। बहुत सारे जीव जंतु हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे के बारे में इस अध्याय में हम लोग को समझना है। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति किसको कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति किसको कहते हैं। प्राकृतिक का मतलब समझते हैं ना, प्राकृतिक का मतलब समझते हैं, ये हवा क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया। जो हम नहीं बनाए हैं, जो हमने नहीं बनाया है वो क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया। जैसे डिजिटल बोर्ड हम बनाए हैं तो ये क्या होगा, मेरा मानव निर्मित हो गया। प्राकृतिक का मतलब हो गया जो भगवान बनाए हैं, गॉड ऑफ गिफ्टेड।
ठीक है, गॉड ऑफ गिफ्टेड, भगवान का दिया हुआ जो भी चीजें, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, धरती हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। पेड़ पौधा हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने, उगने का मतलब हो गया जो स्वयं उग रहा है, ठीक है, जो पेड़ पौधा स्वयं उगते हैं, वह पनपने वाले पादप समूह, वन, घास, भूमि आदि इसके प्रकार हैं। इसे अक्षत वनस्पति के रूप में भी जाना जाता है। अक्षत, अक्षत का मतलब हो गया प्राकृतिक ही होता है। क्या होता है, प्राकृतिक ही होता है। अक्षत का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक ही होता है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति किसको कहेंगे, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने या पनपने वाले पादप, मतलब पेड़ पौधा के समूह, जैसे वन हो गया, घास हो गया, भूमि हो गया आदि इसके प्रकार हैं। इसे अक्षत वनस्पति के रूप में भी जाना जाता है। अक्षत का मतलब ही होता है प्राकृतिक। ओके, कोई दिक्कत, जो गॉड ऑफ गिफ्टेड, बहुत सारा पेड़ पौधा देखिएगा, गाछ, ऐसे खेत छोड़ दीजिए, ठीक है, खेत छोड़ दीजिएगा तो वहां पर अपने अपने बहुत सारा पेड़ पौधा उग जाता है कि नहीं, तो क्या हो गया, प्राकृतिक वनस्पति हो गया। और हाँ, एक जरूरी बात आप लोग को बताते हैं, भारत के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब जो है दवाई का काम आता है, दवाई का काम आता है, सबसे कुछ ना कुछ बीमारी छूटता है, जितने भी पेड़ पौधा है। अब देखिए खांसी हो रहा है, तुलसी 4 को खा जाइए, खांसी खत्म। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधा है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रात रानी फूल है, उसे देसी भाषा में सिंघारा भी बोला जाता है, ठीक है। रात रानी फूल को देसी भाषा में सिंघारा का पत्ता बोला जाता है। अब किसी को अधिक फीवर आ रहा है, बहुत ज्यादा बुखार है, ठीक है, उसको पीस के पिला दिया जाता है, बुखार एकदम खत्म हो जाता है। तो भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पे सब चीज उपलब्ध है, बस जानना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। अब मान लिया जैसे दूध की बात करें, बुखार खूब आ रहा है, ठीक है, बकरी का दूध पिला दीजिए, बुखार कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, बहुत सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जिसे हम अपने औषधियों के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। तो बेटा आप लोग को समझ में आया, प्राकृतिक वनस्पति किसको कहेंगे, जो स्वयं उगता है या पनपता है, पेड़ पौधे के समूह को क्या कहेंगे, प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। ओके, एक लाइन में क्लियर हो जाता। अब स्वदेशी मतलब क्या होता है भाई, स्वदेशी क्या होता है, स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां, बहुत सारे ऐसे वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं जो दूसरे देश का है, यहाँ पे हम लोग उसको लगाए हैं या उसका उत्पादन किए हैं, धीरे धीरे यहाँ पे विकसित हुआ है कि नहीं, बहुत सारे हैं। लेकिन स्वदेशी का मतलब हो गया एकदम देसी, कहते हैं ना देसी घी चाहिए, जैसे बोलते हैं कि देसी घी है, देसला है, टमाटर अगर देसला टमाटर मिले तो बहुत छोटा छोटा होता है कि नहीं, देसी और अलग हो जाता है, हाइब्रिड वाला अलग हो जाता है, वो टोनिक उनिक दे के बनाया जाता है कि नहीं। तो वही चीजें हैं। स्वदेशी वनस्पति प्रजाति, स्थानिक मतलब स्थानिक पादप उसको भी बोल सकते हैं, स्थानिक पादप बोलेंगे ही नहीं जो भाई, स्वदेशी मतलब खुद का, देसी वाला, ठीक है, उसी को स्थानिक मतलब खुद स्थान, यहीं पे से जो, यहीं पे जो भारतवर्ष में ही पनपा या उगा, वही क्या हो जाएगा, स्थानिक हो गया, सीधी सी बात। अक्षत, अक्षत का मतलब हम यहाँ पे लिख दिए हैं प्राकृतिक वनस्पति जो विशुद्ध रूप में भारतीय, इसे स्वदेशी वनस्पति प्रजाति भी कहते हैं। जो शुद्ध रूप से क्या हो, भारतीय हो, उसे क्या कहेंगे, स्वदेशी वनस्पति प्रजाति बोलेंगे। जो भारत के पेड़ पौधे हैं उसे क्या बोलेंगे, स्वदेशी बोलेंगे या स्थानिक पादप बोलेंगे, है कि नहीं। तो इसको ज्यादा आप लोग माइंड नहीं करना है भाई, देसी जो बता दिया आप लोग को, देसी विदेशी, जैसे देसला गाय हो गया, फ्रिजियन हो गया, जो दूध तो अधिक देती है, याद रखिएगा, फ्रिजियन गाय होता है, फ्रिजियन एक नस्ल हुआ, वह दूसरे देश से आया है और दूसरे देश से यहाँ पर आया है, तो उसका एक ही रीजन था लाने का, वो दूध अधिक उत्पादित करती है। वो जो है फ्रिजियन जो होती है गाय नस्ल जो होती है, बहुत सारे नस्ल होते हैं, है कि नहीं। तो जो फ्रिजियन होते हैं ना, वो थोड़ा अधिक दूध देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, देसी वाला चीज का बड़ा कमाल का चीज होता है। देसी गाय का दूध खाइए और आप फ्रिजियन गाय का दूध खाइए, एकदम पानी जैसा लगेगा फ्रिजियन का, उसमें चीनी मिलाइएगा तब जाके थोड़ा सा टेस्ट मन करेगा खा लें। लेकिन जो आपका देसी वाला गाय है ना, उसका दूध बिना चीनी का भी डाल के खाइएगा तो बड़ा मीठा लगता है कि नहीं। आप लोग गाय पालते होंगे तो आप लोग को पता होगा, है कि नहीं। तो वही होता है, देसी और विदेशी में फर्क यही समझिए कि जो भारत के मूल रूप से भारतीय है
उस चीज को क्या बोलेंगे? स्वदेशी वनस्पति बोलेंगे। क्लियर हुआ? परितंत्र, परिस्थितिक तंत्र, तो इसी को बोला जाता है परितंत्र। किसी क्षेत्र के पादप और जंतु अपने भौगोलिक पर्यावरण में एक दूसरे पर परस्पर जुड़े हुए रहते हैं, यही एक परिस्थितिक तंत्र बनाता है। मानव इस तंत्र को मानव भी इस तंत्र का एक प्रमुख भाग है। ठीक है, आहार श्रृंखला आप लोग पढ़े होंगे, साइंस में आहार श्रृंखला पढ़ाए हैं ना सर जी? हाँ, तो वही चीज है, जो भी पादप हो जंतु हो एक दूसरे पर निर्भर रहता है। और भैया हम ही लोग निर्भर हैं कि नहीं? हम लोग पेड़ पौधा पर निर्भर हैं, पेड़ पौधा पर निर्भर है कि नहीं? पेड़ पौधा जैसे हो गया, आप मक्का का पेड़ पौधा ही ना हो गया, मक्का अगर लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, वो सब क्या हो गया? पौधा हो गया, पादप ही हो गया ना। उससे हम लोग अनाज प्राप्त करते हैं, तब जाकर हम लोग खाते हैं, है कि नहीं? हम लोग और बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो मांसाहारी है, तो मांस पे निर्भर रहते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से किसी क्षेत्र के पादप या जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे से क्या रहते हैं? एक दूसरे पर निर्भर रहते या परस्पर जुड़े होते हैं। यही एक परिस्थितिक तंत्र बनाता है। मानव भी इस तंत्र का एक प्रमुख भाग है। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करते हैं। ये श्रृंखला आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आहार श्रृंखला आप लोग साइंस में पढ़े होंगे। ठीक है, आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला आप लोग पढ़े थे ना? जैसे कि आप लोग को सर बताए थे कि हिरन को कौन खाए? हिरन। घास को कौन खाएगा? हिरन। और हिरन को कौन खाएगा? शेर। ठीक है, यही हो गया आहार श्रृंखला, साइंस में आप लोग पढ़े हैं। अपघटक यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया अपघटक, जिसे आप यहाँ पे मान सकते हैं क्या? मिट्टी है। क्या है? मिट्टी है। मिट्टी में क्या उगेगा? मिट्टी में क्या होगा? घास होगा। क्या होगा? घास होगा। ये हो गया ये हो गया अपघटक, जो हमसे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जहां से उत्पन्न हो रहा है, मिट्टी अपघटक हो गया। पहले शुरुआत कहां से हुआ? मिट्टी से। मिट्टी से क्या होगा? घास होगा। क्या होगा? घास होगा। और घास पर निर्भर कौन है? वही घास को कौन खाएगा? कीड़ा। ठीक है, कीड़ा मकोड़ा जिसको बोलते हैं, कीड़ा। ठीक है, कीड़ा, ये भी प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ये भी प्राथमिक उपभोक्ता। अब देखो कीड़ा को कौन खाता है? कीड़ा को कौन खाता है? पक्षी खाता है। कौन खाता है? पक्षी। पक्षी समझते हैं ना? हाँ, चिड़िया पक्षी जो भी बोलते हैं। ये हो गया द्वितीय उपभोक्ता। पहला अपघटक हो गया मिट्टी, दूसरा प्राथमिक उत्पादक में क्या आ गया? घास। ठीक है, घास में क्या होगा? घास से क्या हुआ? कीड़ा घास को खाएगा। ठीक है, कीड़ा को कौन खा रहा है? यहाँ पे चिड़िया खा रहा है या पक्षी खा रहा है, ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया। ठीक है, लेकिन ये तृतीय उपभोक्ता हो गया। अब इसको भी जो है, चिड़िया को भी तृतीय उपभोक्ता खा जाता है। चिड़िया को भी कुछ जानवर जो है खा जाता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे चिड़िया की जगह पे क्या दे दीजिए? मुर्गा दे दीजिए। मुर्गा खा जाता है बहुत सारा जानवर, तो ये जो है ये खा जाएगा। और इसको कौन खा जाएगा? जानवर को कौन खा जाता है? ये शेर। शेर जो है जानवर को खा जाएगा। यही आहार श्रृंखला है। तो परितंत्र का मतलब हो गया, परितंत्र का मतलब ये हुआ कि किसी क्षेत्र के पादप और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर व क्या कहते हैं? परस्पर जुड़े होते हैं। हम लोग भी जो है पेड़ पौधे से ही जुड़े हुए हैं, और मानव भी इस तंत्र का एक प्रमुख भाग होता है कि नहीं? अपना लोग भी हैं, है कि नहीं? हम लोग जो है पेड़ पौधे से जुड़े हुए हैं। हम लोग पेड़ पौधा से जो उपजता है वो अनाज खाते हैं। हम लोग पेड़ पौधा पे निर्भर हैं, है कि नहीं? तो एक दूसरे पर हर कोई निर्भर है कि नहीं? अब मान लिया जाए अगर इसको, ये जो जानवर है अगर इसको नहीं खाएगा, शेर अगर नहीं खाएगा, तो इसकी संख्या बहुत हो जाएगी। इसलिए एक दूसरे पर निर्भर रहना भी क्या है? जरूरी है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? मांसाहारी हो जाता है। ये क्या हो गया? मांसाहारी। जो मांस खाता है वो मांसाहारी, जो मांस नहीं खाता है वो क्या हो जाता है? शाकाहारी हो जाता है। तो इस पे ज्यादा माइंड नहीं करना है। ठीक है,
वन्य जीव किसको कहेंगे बेटा? वन्य जीव, वन में रहने वाले जो भी जीव हैं वो वन्य जीव हो गया। वन्य जीव जो अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं वो क्या हो गया? वन्य जीव हो गया। ठीक है, वन्य जीव जो जंगल में रहेगा उसे क्या कहेंगे? वन्य जीव कहेंगे, है कि नहीं? आइए, फ्लोरा और फौना, ये फ्लोरा और फौना क्या होता है अभी समझ लीजिए, क्योंकि आगे हम बोलेंगे फ्लोरा और फौना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो किसी क्षेत्र या काल विशेष के पादप, मतलब किसी खास क्षेत्र जो ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, या उसका समय जो निर्धारित होता है कि इस समय में वो पेड़ पौधा पादप जो था उपजता था, ठीक है, उस समय या उस क्षेत्र को दर्शाता है, वो क्या हो जाता है? फ्लोरा हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लोरा। अब फौना जो हो जाता है, जंतुओं की प्रजाति को फौना बोला जाता है। फौना किसको बोला जाएगा? जंतुओं की प्रजाति। ठीक है, जैसे शेर का प्रजाति क्या है? बिल्ली है। शेर का प्रजाति क्या है? बिल्ली है। सेम टू सेम मिलेगा। शेर और बाघ जिसको बोलते हैं ना, बाघ, चलो बाघ ही ले लो या शेर, दोनों लगभग मिलता जुलता ही है। ठीक है, तो बाघ जो है किसका प्रजाति? बिल्ली का प्रजाति है। तो एक दूसरे से मिलता है, वही प्रजाति हो जाता है कि नहीं? तो ये को फौना जंतुओं की प्रजाति, या फ्लोरा जो हो जाता है किसी क्षेत्र या काल विशेष के पादप को क्या बोलेंगे? फ्लोरा बोलेंगे। ये चीजें आप लोग माइंड कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे यूज होगा तो उस समय आपको लगेगा ये सर फ्लोरा और फौना क्या है, इसलिए मैं अभी ही बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो, भारत में वनस्पति प्राणी जात, वनस्पति जात और प्राणी जात, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। अब यहां से कुछ चीजें आप लोग को याद रखना है कि भारत में वनस्पति जात मतलब फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा बताए ना, अरे भैया फौना और फ्लोरा बताए ना, अति समृद्ध है। भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां और लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां क्या है? देसी है। मतलब अगर भारत में मैं बात करूं तो 47,000 जो है पादप मतलब पेड़ पौधे की प्रजाति है, और ये कितना? 15,000 जो है पुष्प की प्रजाति है। 15,000 जो है पुष्प की प्रजाति है। भारत में प्राणी जात मतलब फौना भी अति समृद्ध है। ठीक है, यहाँ पे 81,000 से अधिक प्राणी है, जंतु प्रजाति, जिसको प्राणी बोलिए या जंतु प्रजाति है। यहाँ पक्षियों की 1200 से अधिक और मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां हैं। यहाँ लगभग 60,000 प्रजातियों के कीट पतंग भी पाए जाते हैं। ये चीजें याद रखना। सबसे पहला कि भारत में पादप की प्रजाति जो है 47,000 है। भारत में पुष्प की जो प्रजाति है 15,000 है। भारत में अगर मैं बात करूं जंतुओं की प्रजाति, जीव जंतु जो है उसकी प्रजाति तो 81,000 है। और यहाँ पे पक्षियों की जो प्रजाति है, पक्षियों की जो प्रजाति है 12,000 है। और मछलियों की प्रजाति जो है 2500 से अधिक है। और 60,000 प्रजाति जो है कीट पतंग, जो छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा है, 60,000 से अधिक प्रजाति है। ओके, बात समझ में आ गया ना आप लोग को? ये चीजें थोड़ा बाल इधर उधर हो रखा है कि कैप वगैरह लगाते हैं ना ठंडा में, इसलिए। चलो भाई आते हैं भारत की लुप्त प्राय प्रजातियों जो नाजुक अवस्था में है। कुछ भारत की ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त हो रही है, लुप्त होने पे कागार पे है, या कुछ कुछ ऐसे जो है लुप्त हो गया है। बहुत सारे। एक बात याद कीजिए आप लोग, अभी तो आपकी उम्र जो भी है 15 होगा, ठीक है, 15-16 साल आपकी उम्र हो रहा होगा। तो एक गौर कीजिए कि 15 साल उम्र होगा तो आप लोग का लगभग 2006 या कितना नहीं 2008 के लगभग जन्म होगा, 2008 किसी का 6 जन्म होगा। तो जब हम अपनी बात करें, जब बचपन में थे, इतने बड़े मतलब छोटे जो थे, ठीक है, मतलब मेरी जो उम्र होगी 5 साल की रही होगी, तो उस समय मैं देखता था कि आंगन में जब रोटी खाने के लिए बैठते थे, सुबह सुबह बच्चा लोग तो खाने के लिए बैठ ही जाते हैं ना, तो जब बैठते थे ना तो चारों तरफ से कौवा काँव काँव करता था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो कौवा बहुत कम देखने को मिलता है।
गांव शहर क्षेत्र में भी शहर क्षेत्र में तो देखने को मिलेगा ही नहीं, हालांकि गांव में ज़रूर मिलता होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गांव से जो बच्चे होंगे वो उनको कौवा दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है ना, है कि नहीं। तो भारत में लुप्त प्राय प्रजाति जो नाजुक अवस्था में है, जो लुप्त होने के कगार पे है, वो कौन कौन से? चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तेदार उल्लू और माधुका, ठीक है, और भी हुबरिया, ठीक है, वर्डिया, हेप्टान्यूरॉन, ठीक है, हेप्टान्यूरॉन घास की प्रजाति है, हेप्टान्यूरॉन। ये सब जो प्रजाति है, ये चीता जो है बहुत कम देखने को मिलता है। इस पे सरकार जो है क्या किया है, सरकार इसको चिड़ियाघर, इसको संरक्षण के लिए जगह दिया गया है ताकि इसे बचाया जा सके। पर्यावरण को बचाने के लिए जीव जंतु को भी बचाना जरूरी है। गुलाबी सिर वाला बतख भी आप लोग को बहुत कम देखने को मिलेगा। पहाड़ी कोयल जो है ये भी जो है बहुत कम देखने को मिलता है, ये भी विलुप्त होने पे है। और ये जो उल्लू देख रहे हैं ये जंगली उल्लू है, कौन है? जंगली उल्लू, ये भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो भारत में लुप्त प्राय प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में है, मतलब कि भारत में वैसे प्रजाति जो लुप्त होने के कगार पे है, जिसकी संख्या बहुत कम बची है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है, चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तेदार उल्लू और मधुका, इनसिग्निस महुआ की जंगली किस्म है, और हुवेरिया हेप्टान्यूरॉन घास की प्रजाति है। ये सब की जो है संख्या है जो बहुत कम बची है और ये लुप्त होने पे है, ठीक है। आइए, लुप्त होने का खतरा झेल रही है प्रजातियां। भारत में बड़े प्राणियों से स्तनधारियों की जो 79 जातियां हैं, पक्षियों की जो 44 जातियां हैं, सरीसृपों की जो है 15 प्रजाति है, और जल स्थलचरों की जो है 3 प्रजातियां जो है लुप्त होने के खतरा झेल रही है। लगभग 1500 प्रजाति जो 1500 पादप जातियां भी लुप्त होने के खतरा बना हुआ, लुप्त होने का खतरा झेल रही है प्रजातियां। ये बहुत सारे ऐसे प्रजाति हैं जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारी की जो है 89 जाति, और पक्षियों की 44 जाति, और सरीसृपों की 15 जाति, जल स्थलचरों की जो है 3 जातियां लुप्त होने की खतरा जो है उनको हो रहा है, वो हो सकता है, कभी भी ये हो सकता है। इनको क्या करना होगा? बचाना होगा, इनको संरक्षित करना होगा। सरकार के द्वारा बहुत सारे जानवर को संरक्षित रखा जाता है कि नहीं। और भी चीजें इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान सा अध्याय है। तो प्रजातियों का वर्गीकरण अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मतलब प्रजातियों का वर्गीकरण अलग अलग चीज़ों में बांट दिया है, मतलब जो सामान्य है जाति है, जिसकी संख्या अधिक है और जीवित रह सकते हैं और उनकी संख्या में कोई कमी नहीं है, सामान्य जाति में रख दिया। तो अलग अलग प्रजाति का जो है अलग अलग वर्गीकरण कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य जाति वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु हो गया, साल हो गया, चीर हो गया, कृंतक हो गया, रेडोटस हो गया। ये सब जो है सामान्य संख्या है, इनका जीवित रहने के लिए सामान्य माना जाता है कि ये ठीक ठाक है, तो सामान्य जाति में रख दिया गया है। अब देखिए, लुप्त जातियां वे जातियां जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये सब लुप्त मतलब जो लुप्त हो गया, जहाँ पे वो जीव रहते थे वहाँ पे नहीं मिला, जब उसको सर्च किया गया, ढूंढा गया, खोजा गया तो वहाँ पे नहीं मिला। वे जातियाँ जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई, जैसे एशियाई चीता जहां रहता था वहां ढूंढा गया तो नहीं मिला, गुलाबी सिर वाला बतख जो है वो नहीं मिला, तो ये जो है लुप्त जातियां हो गया, ठीक है, जो नहीं मिल रहा है, अपने अनुपस्थित है जगह पे। लुप्त जातियां
चलो ये गुलाबी सिर वाला बतख हो गया, ये चीता दिखा ही दिया आप लोग को, देख रहे हैं ना, दोनों देख लीजिए वही चीज है। आइए, सुवेध जातियां, वे जातियां जिनकी संख्या घनी रही है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती है और इनकी संख्या घटती रही, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। जैसे नीला भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी आदि। ठीक है, गंगा नदी को दूषित किया जा रहा है, इतना दूषित कर दिएगा कि गंगा नदी का पानी खराब हो जाए या किसी वजह से खत्म हो जाए तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। सुवेध जातियों में किस किस को रखा गया है? सुवेध जातियों में वे जातियां जिनकी संख्या तो अधिक है लेकिन कुछ ऐसे परिस्थिति में उनकी संख्या अगर धीरे धीरे घटने लगी तो उस चीज को घट रहा है, वैसी जातियां जिनकी संख्या तो ठीक ठाक है लेकिन धीरे धीरे घटती जाए तो एक दिन क्या होगा, धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा, उसे संकटग्रस्त जाति में माना जाएगा। तो ये सब चीजों पे अगर नहीं ध्यान जाए, जैसे गंगा नदी पे नहीं ध्यान जाए क्या होगा, खराब हो जाएगा, मछली वगैरह कहाँ चला जाएगा, मर जाएगा, है कि नहीं। तो यही चीजें हैं, जैसे नीला भेड़ बहुत है लेकिन अगर उनको ध्यान नहीं दिया जाए तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एशियाई हाथी भी जो है संख्या भी ठीक ठाक है लेकिन धीरे धीरे उनकी भी संख्या क्या हो रही है, घटती जा रही है। अगर नहीं रोका जाए घटना और उसको संरक्षित नहीं रखा जाए तो क्या हो जाएगा, वो संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। संकटग्रस्त जातियां क्या होता भाई, वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों को जीवित रहना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। जैसे काला हिरन हो गया, मगरमच्छ हो गया, संगाई हो गया। ठीक है, अगर इनकी संख्या का लुप्त होने का खतरा है, इनकी संख्या अगर धीरे धीरे घट रही है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः खत्म हो जाएगा, फिर ये बाद में मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ऐसी संकटग्रस्त जातियां वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन पर विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम होते जा रही है। यदि वे जारी रहा, निरंतर रहा तो इन जातियों का जीवित रहना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पे ध्यान दिया जाता है। मगरमच्छ को भी संरक्षित रखा जाता है, बरसिंघा वगैरह जो है उनको भी संरक्षित रखा जाता है। इनका नाम है भाई संगाई, इसका नाम है। ठीक है, बरसिंघा में तो ऐसे निकला रहता है कोना। ठीक है, संगाई जानवर है। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुवेद है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है तो संकटग्रस्त जातियों में के श्रेणी में आ सकता है। दुर्लभ, जिसका मिलना बहुत मुश्किल होता है, जिनकी संख्या बहुत ही कम है। यदि ये इसको जो प्रभावित कर रहा है, ये जिस वजह से खत्म हो रही है, अगर वो परिस्थिति चलता रहा, उस परिस्थिति को अगर परिवर्तित नहीं किया जाए या परिवर्तन नहीं किया जाए तो ये संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएगा। स्थानिक जातियां, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियां, जैसे निकोबार कबूतर, ये जो है एक विशेष जगह पे मिलता है। ठीक है, ये एक विशेष स्थान पे मिलता है। अंडमानी, ये अंडमान पे ही मिलता है, निकोबार में ही मिलता है। अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। स्थानिक, ये वैसे जातियां जो एक खास सीमा या एक खास जगह पे पाई जाती है, उसको क्या कहेंगे, स्थानिक जातियां बोलेंगे। ओके, अब ये चीज समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत हुआ जी? ये जो आप लोग का था, ये कहाँ, प्रजातियों का वर्गीकरण, आई होप क्लियर हो गया, सबके बारे में हमने चर्चा कर लिया। ठीक है, अब आ जाइए, वनस्पति और प्राणी जात का ह्रास का कारण क्या है, मतलब घटने का कारण क्या है। ठीक है, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, और प्राणी जात जो प्राणी है, जंगली जीव है, जीव जंतु है, उनके घटने का कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण आ गया कृषि में विस्तार। ठीक है, अब देखो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते गया,
लोग जो है वन को कटाई करते गया, वन को काटते गया, और काटते काटते हर जगह क्या बना दिया, खेत बना दिया, खेत बना दिया। और खेत बनाने के बावजूद अगर जनसंख्या बढ़ी तो लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने लगा, जनसंख्या बढ़ी तो लोग बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाने लगा। उनके उपयोग करने वाली चीज कहाँ बनेगी, फैक्ट्री में ही बनेगी। तो कृषि विस्तार, सबसे पहले समझिए, भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार 1951 से 1980 के बीच चलो भाई 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक, 26,000 नहीं, यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, 26,000, अच्छा ठीक, 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कृषि में बदल दिया गया। 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को क्या किया गया, कृषि में बदल दिया गया। ये तो आंकड़ा है 1980 का ही, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, अधिकतर जनजातीय क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती मतलब क्या होता, आग लगा दिया जाता है, आग लगा के खेती किया जाता है, उसे झूम खेती कहा जाता है। अथवा सलेश और वर्ण खेती के चलते वनों की जो है क्या हुई, निम्नीकरण हुआ, क्या हुआ, वन का खात्मा हुआ, ठीक है। संवर्धन वृक्षारोपण, जब व्यवसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों को वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया है ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके और इसे अन्य प्रजातियों को उन्मूलन हो गया। तो कुछ बहुत सारे ऐसे प्रजाति था, पेड़ पौधा था, उनके कटाई कर दिया जाता, विशेष करके मान लिया जाए चाय की खेती करना, तो वृक्ष रोप के क्या करता है, खेती करना शुरू करता है। ये एक तरह से व्यवसायिक रूप हो गया, व्यवसायिक का महत्व बढ़ गया। अपनी मुनाफा के लिए, अपनी बचत के लिए, अधिक पैसा के लिए लोग क्या करते हैं, वन की कटाई कर देते हैं, सिर्फ एक पौधे को ही लगा के उसे उपजाऊ बनाते हैं, उसे उपजाया जाता है, उसे क्या किया जाता है, उपजाया जाता है। संवर्धन वृक्षारोपण का मतलब वही हो गया, जब व्यवसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादप को वृक्षारोपण किया जाता है, इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया है ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके, इससे अन्य प्रजाति का क्या हो गया, उन्मूलन हो गया। अब ये देखिए तीसरा है विकास परियोजना। अब इसको समझिए, आजादी के बाद बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं का मूर्त रूप दिया गया, इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। 1952 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाई हो चुका है। तो बहुत सारे विकास परियोजना, ठीक है, जैसे नर्मदा परियोजना बताए थे, आप लोग को पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, जी बिल्कुल पढ़ाए। नर्मदा परियोजना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसमें क्या हुआ, बहुत सारा जमीन वगैरह गया, जमीन गया, साथ में जंगलों वगैरह गया, वन भी गया। तो विकास, उसका जो विकास परियोजना में क्या होता है, पहले तो पानी का जो है, पानी पे जो है क्या किया जाता है, बांध बनाया जाता है। बांध बनाया गया था, 300 से अधिक बांध, बड़ा बांध बनाया था, 200 से लगभग जो है मंझला टाइप का बांध बनाया गया था, और 500 से अधिक बांध जो है और भी बनाया गया था नर्मदा बचाओ में। तो इससे क्या हो गया, जंगल जो था, आजू बाजू का जो वन था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, है कि नहीं, खत्म हो गया। लेकिन लोग को लाभ क्या मिला, लोगों को लाभ क्या मिला, इस बांध से क्या हुआ, लोगों को बिजली मिलने लगा, बिजली मिलने लगा, पानी का पूर्ति हो गया, पानी का पूर्ति हो गया। तो ये सब क्या हुआ, विकास हुआ। लेकिन विकास परियोजना से किसको क्षति पहुंच रहा, प्राकृतिक को क्षति पहुंचता है। ओके, अब खनन का मतलब होता है खोदना, जमीन को खोदना। और मिट्टी जब खोदते हैं ना, मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है उसे बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाता है, सिर्फ ऊपरी परत को बनने में, ठीक है। खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता का भारी नुकसान पहुंचा है। उदाहरण पश्चिम बंगाल बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन, ठीक है, डोलोमाइट का
डोलोमाइट जो था वहाँ पे धातु निकला था, उससे क्या हुआ, खनिज होता है उसको क्या खोदना पड़ा, और खोदने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे जैविक विविधता पे भारी नुकसान पहुंचा, बहुत सारे पेड़ पौधा को जो है काटना पड़ा था, जंगल वगैरह को। संसाधनों के असमान बंटवारा, ठीक है, संसाधनों का असमान बंटवारा, अमीर और गरीब के बीच संसाधनों का जो है असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं, पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। अमीर लोग जो है कमाने के लिए क्या करते हैं, पेड़ पौधे को जो है काटते हैं, सुने हैं ना, ठेकेदार वगैरह पेड़ पौधे को काट उठ के खत्म कर देते हैं। ये अलग अलग अपना अपना संसाधन उपयोग करने के लिए भी पेड़ की कटाई की जाती है। तो यही होता है, अगर संसाधनों का असमान बंटवारा किया गया, अमीर और गरीब के बीच में संसाधनों का असमान बंटवारा, इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करता है और पर्यावरण को क्या करता है, अधिक नुकसान करता है। हिमालयन यब, ये हिमालयन यब क्या होता है, ये अशुद्धि होता है एक तरह समझिए। और इसे हम आपको बताए ना कि भारत में जितने भी पेड़ पौधा है सब क्या है, अशुद्धि ही है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो हिमालयन यब चीड़ के प्रकार सदाबहार वृक्ष है, एक अशुद्धि पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। बगल में देखो काम हो रहा है तो ठक ठक हो रहा है, तो हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना आप लोग, ठीक है। ये क्या है, हिमालयन यब है, क्या है, हिमालयन यब। तो बहुत सारा औषधि वगैरह भी होता है, जैसे कि इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था कैंसर रोधी के लिए, ठीक है, कैंसर रोधी के लिए भी बताया था। तो वो क्या था, कैंसर रोधी का उपयोग किया जाता है टक्सोल, ठीक है, टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, पेड़ पौधा टक्सोल नामक रसायन जो है निकाला जाता है, और वो जो है कैंसर रोगों के लिए उपचार के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो हिमालयन यब जो है क्या है, एक अशुद्धि है, और ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल के प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो पेड़ का छाल, पत्तियां, टहनियां, जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जो कैंसर रोगों के लिए उपचार के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। लेकिन नुकसान किस चीज का होता है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यब के हजारों पेड़ सूख गए। क्या होता है, पेड़ का अगर छाल खींच लिया जाए, पत्तियां तोड़ लिया जाए, टहनियां काट लिया जाए, तो क्या होगा, पेड़ पौधा सूख जाएगा, इससे हानि भी होता है। लेकिन कैंसर रोगों के लिए यह क्या है, उपचारुक अशुद्धि है कि नहीं। कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव, ठीक है, कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव, संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कुछ चीजें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे ईंधन, चारा, पेयजल, अन्य मूलभूत चीजें। जो बहुत सारे महिला वगैरह देखते हैं, ईंधन के लिए मतलब जलावन के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं, पानी के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। आप कहेंगे सर कैसे, पेयजल के लिए, तो उस समय की बात है, बहुत समय की, अगर पहले जाओगे तो उस समय बर्तन थोड़े होता था, ये बोतल थोड़े होता था, इस चीज़ों के लिए ही उपयोग किया जाता है। ये बोतल देख रहे हो, ये चीज़ नहीं होता था पहले, बांस में ही पानी भरा जाता था, बहुत समय पहले की बात है। संसाधन कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे ईंधन, चारा, घास काटने उठने के लिए चारा, वही ना हो गया, मतलब गाय बकरी को खिलाने के लिए पेयजल और अन्य चीज मूलभूत होते हैं। इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। कुछ गांव में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता था। अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये समस्या अभी भी है। वनोन्मूलन से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक विपदाएं बढ़ जाती है, जिससे गरीब को काफ़ी कष्ट पहुंचता है, ठीक है। आइए ये सब चीज़ समझ गए, ज़्यादा कुछ है नहीं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1960 और 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने वन्य जीव की रक्षा के लिए कानून की मांग की थी। उसकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन्य जीव
रक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। 1960 से 1970 के दशक में पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाह रहा था, पर्यावरण संरक्षकों ने वन्य जीव है उनको उनकी रक्षा करने के लिए कानून की जो है मांग किया सरकार से, ठीक है। और सरकार इस चीज को माना भी कि नहीं भाई, अगर वन्य जीव या वन्य प्राणी को अगर नहीं बचाया जाए तो पर्यावरण पे जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो 1972 ईस्वी में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। उद्देश्य क्या था लागू करना का? इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों को एक अखिल भारतीय सूची तैयार किया गया। उद्देश्य यही था कि भाई अगर ये अधिनियम बन जाएगा, एक नियम बन जाएगा, तो उसे संरक्षित रखा जाए। सब जीव का एक लिस्ट बनाया, कौन सा विलुप्त हो रहा है, जिसकी संख्या ज़्यादा है, किसकी संख्या कम है, सभी पेड़ पौधा और पशु जो जंगली जीव हैं, ठीक है, वन्य जीव हैं, सबकी जो है लिस्ट तैयार किया गया। बची हुई संकटग्रस्त जातियों को शिकार, जो बचा हुआ जानवर है, जो बहुत कम बचा हुआ है, संकट में है, तो उन पे जो है शिकार पर क्या लगा दिया? पाबंदी लगा दिया। वन्य जीव के व्यापार पर रोक लगा दिया। वन्य जीव जो है उनके व्यापार का जो है, व्यापार मतलब बेचने उचने पे क्या लगा दिया? रोक लगा दिया। वन्य जीवन के आवास को कानून सुरक्षा प्रदान की गई। वन्य जीवन के आवास के लिए कानून सुरक्षा प्रदान की गई। वन में किसी को प्रवेश नहीं करने देना है, लोगों का प्रवेश मना कर दिया, तो उसके लिए आवास बनाया गया। और वन्य जीव जो होते हैं उनके लिए सुरक्षा के लिए घर वगैरह भी तैयार किया गया, जैसे चिड़ियाघर वगैरह में। कई केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उद्यान जो चिड़ियाघर वगैरह देखते हैं, वन्य जीव पशु विहार स्थापित किया, ताकि जो है जो भी वन्य जीव है उसको सुरक्षित करके रखा जाए, उनको समय पे खाना, उनका घर वगैरह एकदम प्राकृतिक जैसा उनका नेचुरल होता है उसी तरह से वो बना के रखते हैं, ठीक है। संरक्षण का लाभ क्या होता है? संरक्षण से कई लाभ होते हैं। इससे पारिस्थितिक की विविधता को बचाया जा सकता है। इससे हमारे जीवन के लिए जरूरी मूलभूत चीज जैसे जल, हवा, मिट्टी का संरक्षण भी होता है कि नहीं। जो पर्यावरण, पेड़ पौधा अगर सही नहीं रहा, मान लिया सिर्फ हम एग्जांपल ले रहे हैं पेड़ पौधा का, अगर पेड़ पौधा की संख्या जितना घटेगा उतना पर्यावरण दूषित होगा, और जितना पर्यावरण दूषित होगा उतना आप बीमार होइएगा और एक दिन मर जाइएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि पेड़ पौधा अपने ज़िंदगी में अगर कोई सही काम नहीं किए हैं तो ये कम से कम अपने ज़िंदगी में हर साल एक पेड़ पौधा को लगाना चाहिए। हर इंसान को अगर एक पेड़ पौधा लगाते हैं तो सही होगा। अब ये जरूरी नहीं है आप वन में जाके लगाओ, भाई अपने घर में लगा दो, कोई दिक्कत है? एक दो लगा देने से कोई जगह ज़्यादा छीक लेगा नहीं ना, उससे आपको बेनिफिट भी होगा। अगर फल वाला लगा रहे हो तो फल मिल जाएगा। अब रोड के जगह देखो, रोड पे पूरी बहुत जगह खाली मिल जाएगा, वहाँ पे लगा दो पेड़ पौधा, क्या दिक्कत है? 10 दिन उनकी सेवा करो, 10 से 15 दिन, वो खुद उनका जड़ जब मजबूत हो जाएगा वो खुद बड़ा हो जाएगा, आपसे पानी मांगने नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि अपने जीवन में जो है कम से कम जितने साल बीते उतने पेड़ लगाना चाहिए, है कि नहीं। आइए, वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण आप समझते हैं। वन विभाग बनाया गया और वन विभाग के द्वारा जो है वनों को वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहले आरक्षित वन क्या होता है? आरक्षित वन का मतलब हो गया आरक्षित कर दिया गया, और उस वन में जो है किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं होगा, और उस वन में जो है लोगों का जाना क्या कर देता है? मना करता है। देश में आधे से अधिक वन आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। जहां तक वन और वन प्राणियों का संरक्षण की बात है, और आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता। पूरा घना जंगल है, उसमें प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाता, और किसी भी, और वहाँ पे जो है प्रशासनिक व्यवस्था भी दिया जाता। अगर किसी भी जानवर को कोई तकलीफ हो रहा है, किसी प्रकार की बीमारी हो गया, तो उनका इलाज वगैरह भी किया जाता है। दूसरा आपका हो गया रक्षित वन। यहाँ पे तो लोग जाते उते हैं लेकिन कम सम, अब पेड़ पौधा की भी कटाई नहीं करने दिया जाता है, ठीक है। और वन को मारने का अनुमति नहीं है, जंतु को मारने का अनुमति नहीं होता है। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र के 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों
वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। जैसे चिड़ियाघर वगैरह में जाइएगा, बहुत सारा हमें देखिएगा पेड़ पौधा मिलेगा, उसकी सुरक्षा और उपाय हमेशा किया जाता है। रोज वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। भले आपसे 50 रुपया ले लेता होगा टिकट का, लेकिन वहाँ पे का जो सौंदर्य दिखाने का जो तात्पर्य होता है, उनका ये तात्पर्य नहीं होता है। उनका ये तात्पर्य है कि पेड़ पौधा को संरक्षित रखना है और जीव जंतु को बचाना है। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन क्या होता है भाई? अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार और व्यक्तियों के समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, वो अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। ऐसा वन जहाँ पे सरकारी हो या बंजर भूमि हो, ठीक है, वैसा वन जो बंजर भूमि हो जहाँ पे खेती वगैरह नहीं हो रही है, वह वर्गीकृत वन में आता है, ठीक है। वन्य जीव को होने वाले ह्रास पर नियंत्रण का उपाय। वन्य जीव जो है, वन में रहने वाले वन्य जीवन को, या वन्य जीव यहाँ होना चाहिए, वन्य जीव को होने वाले ह्रास मतलब खत्म होने पर जो है नियंत्रण का उपाय बतावे। सरकार द्वारा प्रभावी वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के जीव जंतु को कष्ट पहुंचाता है या नुकसान करता है, तो उस पर अधिक मतलब बड़ा कानून कार्रवाई किया जाएगा, जेल दिया जाए। भारत सरकार ने लगभग 14 जीव निश्चय जैव संरक्षण स्थल प्राणी जात व पादप जात हेतु बनाए हैं, और सन 1992 से भारत सरकार द्वारा वनस्पति उद्योग का वित्तीय एवं तकनीकी सहायता की गई। बाघ परियोजना, गेंडा परियोजना, ग्रेट इंडियन वस्ट्रिट परियोजना और कई अन्य इको विकासीय पारिस्थितिक विकासीय परियोजना की जो है शुरुआत किया गया है, ठीक है। बचाने के लिए ये सब सरकार किया। और 89 पक्षियां उद्यान और 490 वन्य जीव अभ्यारण्य तथा प्राणी उद्यान बनाए गए। इन सब के अतिरिक्त हम सभी को हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था के महत्व को हमारी उत्तरी जीविता के लिए समझना अति आवश्यक है। अब इतना काम जो है सरकार भी कर दिया, और आप लोग को भी समझना चाहिए किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचा। मान लिया जाए सांप है, सांप जैसे देखता है लोग लगे लाठी पकड़ 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 फाड़ देता है सर, लेकिन सांप की गलती नहीं है, वो उनकी भी जीव है, वो भी क्या है पर्यावरण के लिए लाभदायक ही है। बात समझ में आ रहा है ना? पर्यावरण के अनुकूल अगर देखते हैं तो लाभदायक। अब लोग कहेंगे अगर सर जी डस लिया ना तो फंस जाइएगा, है कि नहीं? डस जाइएगा तो हंस के चले जाइएगा सर। तो लेकिन देखो भाई, सांप ऐसे किसी को नहीं काटते हैं। अब मान लिया जाए उनको तो हम लोग के पास दिमाग है, उनके पास थोड़ी ना दिमाग है भाई वो आके हमको काट लेंगे। वो अपने बचाव के लिए काटा है। आज तक आप मान लिया जाए आपको अगर हम नहीं मारने जाएंगे या नहीं मार रहे हैं तो आप हमको मारिएगा? नहीं मारिएगा। लग जाता है उनको कि जो लोग आ रहे हैं ये हमको मारने के लिए आ रहे हैं, वो इसलिए वो डस लेता है, ठीक है। उनको पता नहीं है कि मेरे से किसी को नुकसान हो रहा है। तो सांप जो होता है, और भारत के अंदर जो है 95% सांप के पास जो है विष नहीं है। 95% सांप के पास क्या है? विष नहीं है, विष नहीं है। ओके, अब 5% सांप के पास ही विष है, और ये जो 95% सांप है, ये बाबा जो है झाड़ फूक करने वाला है, वही 95% जो है जो सांप काटता है उनको बचा लेता है। और 5% वैसे सांप है जैसे काटा अगर सही समय पे, ठीक है, अगर सही समय पे हॉस्पिटल नहीं ले जाइएगा तो टन से ऊपर चल जाइएगा। इसलिए हमेशा याद रखना, कोई किसी भी प्रकार का सांप काटे तो झाड़ने वाला फूकने वाला लोगों मत जाइएगा। कहाँ जाना है? अस्पताल जाना है, ठीक है। उनका इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन लगाओ और आराम मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर झरवैया फूकवैया लोगों जाइएगा तो वो फूक देगा, ऊपर चल जाइएगा, है कि नहीं? इसलिए, और सांप वगैरह को नहीं मारना चाहिए। अगर घर के आसपास रहे तो उसे भगा दीजिए, हट हट करके ताली बजा के जो है उसे घर से निकाल दीजिए। काहे कि वो हमारे लिए नुकसानदायक ही है, लेकिन मारना नहीं चाहिए, ठीक है। आइए आगे हम समझते हैं।
चिपको आंदोलन, बेटा आप लोग को चिपको आंदोलन बहुत बार पढ़ा रखा था, इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था, ठीक है। और ये बीपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, बीपीएससी ट्रे शिक्षक वाला, भाई शिक्षक वाला में जो है, शिक्षक वाला जो एग्जाम होता है इसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। देखो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्यों में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था और यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में, और चमोली जिलों में 1970 में प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1970 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के चमोली जिला में। अभी जो है ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आ जाता है, चमोली जिला में ये हुआ था, ठीक है। और ये जो आंदोलन था एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। कोई दिक्कत? इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा आप लोग तो कहानी जानते ही हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था और 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी 55,000 थी, जो घटकर 1973 में 1827 हो गया। मतलब बाघ का जो है शिकार अधिक हुआ। 20वीं सदी की बात करें तो बाघ की संख्या जो थी 55,000 थी और 1973 में ये 1827 हो गया घटकर। अब देखिए इतना हो गया। अब 1973 में उतना था तो ये तो 2024 चल रहा है ना, 2024 चल रहा है, तो फिर कहां से कहां गया होगा? उधर हो गया। इतने साल में इतना बदलाव हो गया भाई। तो इसलिए बाघ वगैरह जो है प्रोटेक्शन के लिए, मतलब सुरक्षा के लिए जो है क्या निकाला, बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया कि टाइगर वगैरह को जो है बाघों को बचाया जा सके। ओके। बाघों की आबादी के लिए खतरे, व्यापार के लिए शिकार, व्यापार के लिए क्या करता था? शिकार करता था। सिमटता आवास, मतलब उनके आवास को नुकसान पहुंचाया गया था, इसलिए भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटती संख्या, जो भोजन करते थे बाघ, उनकी संख्या घटती गई, उनका शिकार लोग कर लेते थे तो वो काहे शिकार करेगा, तो इसलिए बाघ की संख्या जो है घट गई। महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये समझ लेते हैं। और देखिए महत्वपूर्ण टाइगर, उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व और भारत बाघ संरक्षण परियोजनाओं का उदाहरण है। महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व मतलब जहां पे टाइगर को सुरक्षित रखा जा रहा है, वो सब का नाम पूछा जाए तो याद रखना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे टाइगर को सुरक्षित रखा जाता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव है, पशु विहार है। असम में मानस बाघ रिजर्व है। केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं का ये सब उदाहरण है। आप लोग को प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाला में पूछ देगा तो आप लोग को याद रखना है। ओके, तो वन्य जीव एवं वन्य प्राणी जो आप लोग का अध्याय था, हालांकि ये अध्याय आप लोग का समाप्त हो गया। यही सब चीजें था। और आप लोग को भूगोल लगता है कि बड़ा बेकार है, तो बेकार नहीं है, बस आसान है, उसे पढ़ना आसान तरीका से होता है। ओके, टेंशन लेके पढ़िएगा तो फिर नहीं होगा। दूसरा अध्याय आप लोग का जो है कंप्लीट हो गया बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि यही सब आप लोग को पढ़ना ही था। यही सब आप लोग को पढ़ना था, आप लोग पढ़ लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये दूसरा अध्याय जो आप लोग का था वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, ये खत्म हो गया। आप लोग का जो था इतिहास जो है आप लोग का खत्म हो चुका है और पूरा बुक आप लोग का खत्म कर दिए और क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को बता दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, साथ ही हम आपको बता देते हैं। चलो भाई, अब आगे कुछ नहीं बताएंगे, अध्याय खत्म हो गया। काहे कि बैटरी डाउन हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अध्याय भी कंप्लीट। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।